Hey everyone, once again with a new lecture of AIBE 19 exam. We are again here with more 20 questions. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे AIBE के लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और आज हम अपने अगले 20 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे AIBE एग्ज़ाम के। मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 क्वेश्चंस को करते करते आप थोड़े हैबिचुअल हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के, जो कि एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं करेंगे। Okay, so let's start with our today's 20 questions. Our first question is term holder includes. जो holder word है, term holder, इसका क्या मतलब होता है? Payee, number 2 bearer, number 3 endorsed, number 4 all the above. अब यहाँ पर होल्डर किसको कहेंगे? होल्डर हम किसी को भी कह सकते हैं, पेई को भी कह सकते हैं, बेरर को भी बोल सकते हैं, एंडोर्स्ड को भी बोल सकते हैं, तीनों को बोल सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल द above. Next question is which one of the following sentence is correct method? इनमें से जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से सही मेथड कौन सा है? पहला, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली. नंबर 2, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी, दोनों में से एक. इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, और इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. जो कंसिडरेशन है वो इनमें से कोई किसको मतलब कौन फॉलो करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है या तो प्रोमिसी करेगा या कोई और पर्सन करेगा. प्रोमिसर के करने से थोड़ी होता है कंसिडरेशन एक्सेप्ट, तो कंसिडरेशन करना प्रोमिसी या किसी और पर्सन के हाथ में होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है. असर्शन रीज़न आप सब जानते होंगे. असर्शन में एक स्टेटमेंट दी होती है, उसका नीचे रीज़न दिया होता है और आपको बताना होता है इसमें असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, और क्या रीज़न जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो मेरा असर्शन है कोलेट्रल ट्रांजेक्शन टू वेजरिंग आर वैलिड. जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो वैलिड होते हैं? ये कह रहा है ये वैलिड होते हैं. रीज़न इसका ये दे रहा है क्योंकि ओनली वैलिड वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्योंकि जो वेजरिंग एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 30 में दिए गए हैं सिर्फ वही वॉइड हैं, बाकी सब सही है, बाकी सब वैलिड है. तो क्या ये सेकेंड वाला जो रीज़न है हमारा वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हमारे ऑप्शंस है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Yeah, both A and R are true and R is also the correct explanation of A. Yes, definitely R is correct explanation of A. जो हमारा R है वो A का सही explanation है. बिल्कुल वेजरिंग एग्रीमेंट वही इनवैलिड हैं जो कि आपके सेक्शन 30 में दिए हुए हैं, अदरवाइज सारे वैलिड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. जो मुस्लिम मैरिज एक्ट का डिसोल्यूशन है 1939, a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligation for. टाइम पीरियड दिया हुआ है कि मुस्लिम वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है या मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है. कब? जब उसका हस्बैंड कितने टाइम पीरियड तक मैरिज के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता. 2 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर. हम सब जानते हैं 3 साल. 3 साल तक अगर एक इंसान हस्बैंड फेल हो जाता है मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए तो वो उसको मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम सबको बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में पता भी होना चाहिए. इसके लिए हमें कोई बेयर एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में आया था कब, कौन से केस में? ऐसा कौन सा केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है. आई एम डेड श्योर 90% स्टूडेंट्स को क्यूरेटिव पिटीशन नहीं पता होगी क्या होती है. क्यूरेटिव पिटीशन ऐसी पिटीशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकती है. मतलब अगर कभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो, और ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर दूसरा तीसरा आदमी उठ के बोल देगा कि हाँ भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं हूँ. नो, ये तब होता है जब जस्टिस का मिसकैरेज होता है या आपको लगता है बहुत ही एब्सर्ड कंडीशन हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा है. उस केस में आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं, उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन. तो इनमें से नीचे वाले ऐसे कौन से केसेस थे जिसमें, कौन सा ऐसा केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया? और ये आपको पता है क्यूरेटिव पिटीशन का पहला केस. नंबर 1 रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा. दूसरा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शीला वारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए अगर आपको ना भी पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये तो है ही नहीं क्यूरेटी पिटीशन का। कृष्णा स्वामी भी मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि नहीं है। शीला वारसे और रूपा हुरा के केस में से एक अगर आपको मार्क करना है तो ये वाला केस था आपका रूपा हुरा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा का केस, जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी और ये पहला केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फेयर लीगल एड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। फ्री लीगल एड का राइट जो है ये फंडामेंटल राइट में कब इंट्रोड्यूस हुआ एक्ट 21 के अकॉर्डिंग। तो राइट टू फेयर लीगल एड का जो केस था वो इनमें से कौन से फॉलोइंग केस में इंट्रोड्यूस हुआ? हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, MS हस्कोत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका करेक्ट आंसर है MH हस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें फेयर लीगल एड का राइट आपके फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया और कहा गया कि हर किसी का ये फंडामेंटल राइट है कि उसे फेयर लीगल एड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ मैसने प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। हमने अपने LLB के सिलेबस में पढ़ा है मैसने प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो एक इंसान किसी की प्रॉपर्टी का इलीगल कब्जा करके उससे जो प्रॉफिट कमाता है उसको हम मैसने प्रॉफिट कहते हैं। तो मैसने प्रॉफिट का क्या मतलब है? नंबर 1, द प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय पर्सन इन wrongful possession, those profit by which person is wrongful possession of such property actually received or might have received therefrom together with interest on such profit। देखिए दोनों में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। एक में तो सिर्फ बोला है कि रॉन्गफुल पोजीशन करके उससे जो प्रॉफिट कमाया है, दूसरे में कहा है रॉन्गफुल पोजीशन के साथ साथ उस प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट भी कमा लिया है। तो तीसरा ऑप्शन है बोथ A and B करेक्ट है और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि प्रॉफिट भी होता है मैसने प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कोर्ट ये भी कहती है कि आपने जो इससे प्रॉफिट भी कमाया है वो भी आप वापस करेंगे। तो मैसने प्रॉफिट का करेक्ट आंसर क्या हुआ कि आपके रॉन्गफुल पोजीशन से मिलने वाला पैसा प्लस प्रॉफिट अर्न ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इनमें से कौन सा लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है? एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदू को पार्टनर, इंटरमेडलर और क्रेडिटर। क्रेडिटर ऑब्वियसली क्रेडिटर जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज़ रिलेटेड टू। अब ये तो केस लॉ में ही देखना पड़ेगा कि मोहम्मद अलाहाबाद खान और मोहम्मद इस्माइल खान कहाँ से रिलेटेड हैं। प्रीएम्पशन के केस में, गिफ्ट में, माहर में या एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी में। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के केस हैं। देखिए मैं आपको ना ये कुछ केस लॉज भी इसलिए पढ़ के बता देती हूँ ताकि एग्जाम में कई बार क्या होता है हमें ना माइंड में कुछ चीज़ें बैठे जाती हैं सुनते सुनते तो आपको उस टाइम पर अपना टाइम ख़राब करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट मार्क कर देंगे। जैसे अब हमें याद हो गया क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हुरा करके कोई केस है, ठीक है, अशोक हुरा तो रूपा हुरा, तो वो वाला केस हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगी इसको। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो याद हो जाती हैं। तो मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान का जो केस है वो पैटर्निटी का केस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सबको आता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा इनमें से केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में डिक्लेयर किया था, ट्रिपल तलाक का केस, जिसमें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था? सबको पता है सायरा बानू का केस। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शशमीन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बैठाहीरा वर्सेस अली हसन या डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें ऑप्शन की, हमें पता है सायरा बानू वाला जो केस था वो ट्रिपल तलाक को जिसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, आपने LLB के एक सिलेबस में बहुत बार पढ़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इनमें से ऐसी कौन सी वाला कॉन्सेप्ट था जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने रिलैक्सेशन दिया था? मैं ऑप्शन पढ़ूंगी, आपको आंसर आ जाएगा। ज्यूरिसडिक्शन, लोकस स्टैंडाई, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। सिंपल है, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई क्या कहता था कि जिसका केस है सिर्फ वही अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करेगा, वही केस डाल सकता है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब आया तो उसने ये कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम सोसाइटी से रिलेटेड है, पब्लिक के इंटरेस्ट या वेलफेयर से रिलेटेड है, तो उसमें कोई भी पटिशन फाइल कर सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको नुकसान हुआ है सिर्फ वही पटिशन डालेगा। तो PIL जो है वो किसको रिलैक्स करता है? लोकस स्टैंडाई को। अगर ऐसा पेपर आ जाए ना तो बेयर एक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ PIL। इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें PIL नहीं लगा था?
तो क्या मुझे ये तो नहीं पता कि हाँ भाई कौन से में लगा था, मगर हाँ ये पता है कौन से में नहीं लगा था। इसमें आपके ऑप्शन है विंसेंट पानी कुलंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हमें पता है बहुत अच्छे से केशव नंदा भारती का जो केस था वो PIL का केस नहीं था, इस वजह से हम उसका जो केस है वो सीधा सीधा मार्क कर देंगे कि इनमें से जो PIL का केस जिसमें नहीं था वो था केशव नंदा भारती का केस। Next question is, which of the following can be done by senior advocate in accordance with the rule of Bar Council of India? इनमें से senior advocate जो है वो with the rules of Bar Council of India क्या कर सकता है? Accept instructions to draft pleading, pleading draft करने के लिए instruction accept कर सकता है, accept brief directly from a client, client से directly brief ले सकता है, make concessions on behalf of client on instructions from junior advocate से सुन के client को concession दे सकता है, या none of the above। देखिए सेकंड और पहला और दूसरा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट कभी भी अपने क्लाइंट से जल्दी से बात नहीं करता है। हाँ, जूनियर से सुन के वो उनके बिहाफ पे उनको कंसेशन ज़रूर दे देता है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटिन मैक्सिम उबी जस ईबी रेमिडियम? बहुत बार हमने पढ़ा है उबी जस ईबी रेमिडियम बहुत ही क्लियरली हमें बताता है वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। जहाँ पर आपकी राइट होगी वहाँ पर आपको रेमेडी मिलेगी। ऑप्शंस थे वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। देखिए कंफ्यूज करने के लिए वेयर देयर इज़ ए रेमेडी देयर इज़ ए राइट भी लिख दिया, बोथ ए एंड बी भी लिख दिया है, और नन ऑफ द अबव भी लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए वेयर इज़ देयर इज़ ए राइट देयर इज़ अ रेमेडी। Next is the Latin word injuria sin damnum literally means injuria sin damnum। जिसको भी लेटिन मैक्सिम्स में या डॉक्ट्रिन्स में प्रॉब्लम होती है वो प्लीज़ मेरी लेटिन मैक्सिम या डॉक्ट्रिन्स की वीडियो को खोल के देख लीजिए, उसमें मैंने सारे लेटिन मैक्सिम्स कवर किए हैं ताकि आपको सारे एक बार रिकॉल हो जाए। तो लेटिन वर्ड इंजुरिया साइन डैमनम का क्या मतलब है? इंजुरिया मीन्स इंजरी, डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मतलब विदाउट, तो इंजरी विदाउट डैमेज। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, बोथ ए एंड बी, ऑल द अबव। तो आप पहला वाला मार्क करिएगा, इन्फ्रिंजमेंट मतलब आपका जो तोड़ना, लीगल राइट को तोड़ना बिना डैमेज के, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर डैश ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। सेक्शन का क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट का बेयर एक्ट खोलिएगा, चारों ऑप्शन के सेक्शंस डाल के देखिएगा, इसमें किस में आपको प्रोविज़न दिखाई देगा ट्रिब्यूनल को क्लेम करने का। सेक्शन 165 to 175, सेक्शन 175 to 180, सेक्शन 170 to 175 एंड सेक्शन 171 to 177। आंसर इज 165 से 175 के बीच के जो सेक्शंस हैं वो आपके ट्रिब्यूनल के क्लेम्स को देखता है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? हमने बहुत बार पढ़ा है एसिड आईसी का रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट बताता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बताता है, या सब कुछ बताता है? सब कुछ बताता है। वो सुप्रीम भी बोलता है लॉ को, वो प्रीडोमिनेंट भी करता है लीगल स्पिरिट को, और वो इक्वालिटी भी बताता है। तो एसिड आईसी ने बहुत ही क्लियरली रूल ऑफ लॉ को हमें समझाया था, जो हमने अपने LLB के 2-3 बार सेमेस्टर में भी पढ़ा है। नेक्स्ट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब आ गया रिट्स के बारे में। क्यू वारंटो का जो रिट है वो आपको क्या बताता है, उसका क्या पर्पज़ है? टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी को फोर्स करना कि अपनी ड्यूटी कर। टू रेस्ट्रेन पब्लिक अथॉरिटी टू डू इलीगल एक्ट, किसी पब्लिक अथॉरिटी को रोकना कि इलीगल एक्ट नहीं करना। टू ऑस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक पोस्ट, कोई अगर धक्के से पब्लिक पोस्ट लेके बैठा है उसको वहाँ से उठाना, उसको क्वेश्चन करना, या ऑल द अबव। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो आप थर्ड वाले को मार्क कीजिएगा। ना ही तो किसी को ड्यूटी बताना, ना ही किसी की ड्यूटी इलीगल बताना, सीधा सीधा है कि अगर कोई इलीगली पोस्ट लेके बैठा है तो उससे क्वेश्चन करना कि आप कैसे इस पोस्ट को लेके बैठे हो। नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्शियोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट। सर्शियोररी का जो रिट है वो कौन इशू करता है, किसके अगेंस्ट इशू होता है? सॉरी, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए बहुत ही क्लियर है, हमारे जो रिट्स हैं वो सारे कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हो सकता है। तो हमारे बीच वाले 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब नॉन ऑफ द अबव और जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी में से एक बताना है, तो ऑब्वियसली सर्शियोररी तो हमारी कोर्ट्स के ऊपर लगता ही है। तो हमें पता है सर्शियोररी का मतलब क्या है, जहाँ पर हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसको रिव्यू करने का अधिकार होता है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर्शियोररी का मतलब होता है जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करती है, और ये सिर्फ जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही हो सकता है। नेक्स्ट
20th question, very important question. Supreme Court of India held that it is a permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities. In which case सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि परमानेंट ऑब्लिगेशन है ये किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल का कि अगर कोई इंजर्ड पर्सन आपके पास आता है तो आप बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के उसके लिए उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे। आप किसी चीज़ का वेट नहीं करेंगे, ना पुलिस का ना किसी और चीज़ का। यू हैव टू गिव प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो वो कौन से केस में आया ऐसा? वो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर 2 पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर 3 परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया तो सभी में दिया हुआ है, मगर इसका सही आंसर है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, तो आपको भी ये याद करना है कि मेडिकल को से जो रिलेटेड एक केस था वो परमानंद कटारा वाला केस था। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि बेयर एक्ट से रिलेटेड सिर्फ एक मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन था, अदरवाइज बाकी सब अपने आप करने वाले क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपका रिवीजन भी एक तरीके से हो रहा होगा। मैं फिर से आपसे कहूँगी, स्पेशली बैठ के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आते जाते ट्रैवलिंग करते हुए कानों में ईयरबड्स लगा के इन क्वेश्चन को सुनते जाइए। इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी एग्ज़ाम की आपको पता भी नहीं चलेगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।